वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस सब्जेक्ट फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिनेंशियल अर्थमेटिक्स एंड कंज्यूमर मैथ एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर पीडीएफ। और इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप इसका पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम समझते हैं, फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जिसको हम फाइनेंशियल अर्थमेटिक भी कहते हैं, एंड कंज्यूमर मैथ। ये चैप्टर का नाम है आईबीए के सिलेबस में। तो जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक है वो डील करती है किससे? टैक्सेस से। और वो डील करती है कि कौन कौन से जो टर्म्स होंगे फिनेंशियली बैंकिंग में, जैसे मार्कअप हो गया, जैसे हमारे पास ज़कात हो गई, और डिफरेंट टर्म्स हो गए, उसको हम फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स कहते हैं। एंड कंज्यूमर मैथमेटिक्स का मतलब है कि हम जो डेली लाइफ में मैथ यूज करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये कंज्यूमर मैथमेटिक्स है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्सेस। तो टैक्स होता क्या है? अ फी चार्ज्ड लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम, सर्विसेज और एक्टिविटी। गवर्नमेंट हमें डिफरेंट प्रोडक्ट, इनकम पे, सर्विस पे या किसी एक्टिविटी पे फी चार्ज करती है। उस चार्ज फीस को हम कहते हैं कि वो क्या है? टैक्स है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? कि वो टैक्स जो किसी भी पर्सनल और इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इनकम पे टैक्स पे करना पड़े, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? वो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम उस टैक्स को कहते हैं जो किसी प्राइस ऑफ गुड्स, कोई चीज हम खरीदें उसकी प्राइस पे जो टैक्स है, या किसी सर्विस के ऊपर जो टैक्स है, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई साबुन खरीदने गए तो उस पे ऊपर भी क्या लगा होता है? टैक्स लिखा होता है। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और हमारे पास जो इनकम टैक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कुछ इनकम थी, 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम थी, उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स। तो लफ्ज प्रॉपर्टी टैक्स में से पता चल रहा है कि दिस इज द टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़े उस टैक्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। ठीक है, किसी भी चीज को आप खरीदने जाते हैं तो उसकी प्राइस सपोज करें ऐसे लिखी होती है, 100 + GST RS 20 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो इसकी प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 120 रुपीज। तो अब ये जो जीएसटी है वो क्या है? इसको हम कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स और सिंपली सेल्स टैक्स। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि टैक्स ऑन सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ चीजें जो है ना वो बेचने को, सेल करने को, उसके ऊपर क्या होता है? टैक्स होता है। एंड सर्विसेज या कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी, उस पे जो टैक्स होगा उसको हम कहेंगे जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी, और सिंपली सेल्स टैक्स। ठीक है, सपोज करें कि अब अगर आपसे कोई कहे कि किसी भी आइटम की जो मार्केट प्राइस है वो 100 है, उसके ऊपर 30 रुपीज टैक्स लग गया, तो अब टोटल जो उसकी प्राइस होगी, टोटल प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? 130 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टैक्स होता है वो उमूमन परसेंटेज में गिवन होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं
परसेंटेज में जो गिवन होगा हम इसको कहेंगे रेट ऑफ जीएसटी। अब देखें टोटल जीएसटी कैसे फाइंड करेंगे। आइटम कास्ट यानी जो आइटम की कास्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ जीएसटी से। रेट ऑफ जीएसटी मतलब परसेंटेज में गिवन होगा। अब सपोज करते हैं कि किसी आइटम कास्ट, किसी भी सब्सटेंस की आइटम कास्ट थी 100 और उस पे 20% जीएसटी है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताए टोटल जीएसटी क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कहेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो परसेंट के लिए हम डिवाइड करते हैं किससे 100 से, तो 100 100 में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या 20। तो आप कह सकते हो कि उस पर जो जीएसटी लगेगा वो क्या लगेगा 20 लगेगा। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें अगर मैं रेट ऑफ जीएसटी की बात करूं यहां से, तो आप कहेंगे सर आइटम कास्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहां पर डिवाइड करेगा, तो फार्मूला हो जाएगा टोटल जीएसटी डिवाइडेड बाय आइटम कास्ट। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी। सपोज करें इसी को हम लेते हैं कि जो हमारे पास जीएसटी है वो था 20 रुपीज और जो आइटम की कास्ट थी, आइटम कास्ट वो थी हमारे पास 100 रुपीज। तो बताए रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे रेट ऑफ जो जीएसटी होगा वो बराबर होगा टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी मीन्स 20 डिवाइड बाय आइटम कास्ट। आइटम कास्ट क्या है 100 और परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में मिल जाएगा। तो हमारे पास रेट मिल गया क्या 20%। तो यहां पर भी देखो 20% था। ठीक है, अब देखें इस पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को पहले समझना है। पहला एमसीक्यू है कि कास्ट ऑफ स्वीट इज RS 5000 रुपीज, सेलर चार्ज 15% जीएसटी। अब जो सेलर है उस पर 15% जनरल सेल्स टैक्स लगा रहा है। फाइंड द जीएसटी चार्ज। तो प्राइस थी हमारे पास क्या 5000 रुपीज और उस पे जो जीएसटी है वो क्या है 15% है। तो बताइए जीएसटी क्या होगी। तो हमें पता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी है प्राइस, ठीक है, यानी आइटम की प्राइस इंटू रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, पीछे हम पढ़ के आए फार्मूला। तो आइटम की प्राइस क्या है 5000 है और जीएसटी का रेट क्या है 15% है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 और परसेंटेज की वजह से डिवाइड बाय 100। तो ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये जीरो। 15 5 75। तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 750 रुपीज जीएसटी लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो आइटम की कास्ट थी, कोई ना कोई कास्ट होगी, उसके ऊपर जीएसटी भी आप पे करेंगे। तो टोटल कास्ट आपको क्या पे करनी पड़ेगी जो आइटम के ऊपर लिखी होगी और प्लस में उसके साथ क्या जीएसटी। ठीक है, तो टोटल जो कास्ट है वो हो जाएगी आइटम कास्ट प्लस जीएसटी। ठीक है, तो आइटम कास्ट किसके बराबर होगी। तो ये देखो आइटम कास्ट यहाँ पर पड़ा हो, जीएसटी यहाँ पर प्लस का है, वहां पर क्या होगा माइनस का। तो यहाँ से ही फार्मूला निकल गया कि आइटम कास्ट इज इक्वल टोटल कास्ट माइनस जीएसटी। अब यहाँ से जीएसटी का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर आइटम कास्ट प्लस का है, वहां पर माइनस का होगा। तो जीएसटी जो है वो क्या है टोटल कास्ट माइनस आइटम कास्ट। ठीक है, ये तीन फार्मूलाज मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हैं। आगे चल के हम एक एमसीक्यू सेशन करेंगे, उसमें इसके एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको रेट ऑफ जीएसटी गिवन हो तो फिर आइटम कास्ट कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं जीएसटी नहीं, रेट ऑफ जीएसटी गिवन हो और टोटल कास्ट गिवन हो, तो आइटम कास्ट को फाइंड करने का फार्मूला होता है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट रेट ऑफ जीएसटी। यह क्या है 1 पॉइंट रेट ऑफ जीएसटी है, ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी के ऊपर हमने एक प्रॉब्लम यहां पर लिखा है, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अ टीवी सोल्ड फॉर 22,200, यानी ये जो टीवी की टोटल कास्ट है वो है हमारे पास 22,200 रुपीज इंक्लूसिव टैक्सेस। उसमें क्या है टैक्सेस भी शामिल है। फाइंड द कास्ट ऑफ टीवी, यानी उसकी जो कास्ट है वो फाइंड करें।
यानी आइटम की कॉस्ट बताएं एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के, व्हेन द रेट ऑफ जीएसटी इज 11%, और जो जीएसटी का रेट है वो क्या है 11% है। तो आप बताएं कि उसकी जो आइटम की कॉस्ट थी जीएसटी को छोड़ के वो क्या होगी। तो आप इसी फार्मूले से यूज करेंगे कि आइटम कॉस्ट इज इक्वल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है 22,200 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, अब जीएसटी क्या है 11%, तो 11% को आप ऐसे लिख सकते हो 11 डिवाइडेड बाय क्या 100, तो 11 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आ जाएगा 0.11। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.11, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी पॉइंट के बाद लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे क्या 11, तो ये हो जाएगा 22,200 और नीचे वाला हो जाएगा 1.11। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाकर कितने डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं ऊपर उतने जीरो लगाएंगे, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर हो गया 2 और 1 आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 को कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो उसकी जो आइटम की कॉस्ट है वो हो जाएगी 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ठीक है, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन है सी मौजूद है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज करें आप ऑप्शंस को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे कि इसकी आइटम की कास्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये आइटम की कास्ट है तो आप इसका 11% निकालें फिर इसमें ऐड करें। ठीक है, क्योंकि टैक्स के बाद ये होना चाहिए तो इसका आंसर बढ़ जाएगा। अगर सपोज करें ये आप लेते हैं ऑप्शन चेक करते हैं तो 20,000 का 11% लेंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो में कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2,200, और 20,000 में 2,200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22,200। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 20 लाख रुपीज एट अ रेट ऑफ 4%। तो सिंपली क्या करेंगे 20 लाख रुपीज, ठीक है 20 लाख रुपीज है, इसका क्या निकालेंगे 4%, 4% मीन्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा क्या 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 80,000। तो उस पे जो टैक्स लगेगा उसके उस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा 80,000 टैक्स होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा के लिए आगे भी काम आएंगे, उनको समझना है। सपोज करें पहला टर्म में हमारे पास मार्कअप, सपोज करें कि आपने किसी बैंक के से 1 लाख रुपीस ले आए और वो कह रही है कि हमने जो 1 लाख रुपया दिया है आपको उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज करें वो कह रहा है कि 10% पर ईयर आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जिसको हम मार्कअप भी कहते हैं। ठीक है, तो 10% अगर सिंपली 1 लाख का निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपीज, यानी बैंक को आप 1 लाख के ऊपर 10,000 और भी पे करेंगे 1 साल में। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आप बैंक को पे कर रहे हैं दिस इज नोन एज मार्कअप, इसको हम क्या कहेंगे मार्कअप कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में हमने इसे समझ लिया बस। ठीक है, कि व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक द बैंक चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विथ एक्चुअल मनी, आपको ये भी पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको सिर्फ 10,000 पे करना पड़ेगा, 1 लाख और 10,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी कोई आप किसी अमाउंट को बारो करते हैं किसी बैंक से तो वो आप से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं कि वो क्या है मार्कअप है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये जो अमाउंट आपने बैंक से लिया, लेट सपोज 1 लाख रुपीस जो आपने किसी बैंक से लिया या आपने उस अमाउंट को किसी बैंक में रखा। ठीक है, क्योंकि हम किसी अमाउंट को बैंक में रखते हैं तो उसकी भी पेमेंट हमें मिलती है। ठीक है, तो उसकी जो पेमेंट मिलेगी हमें वो मार्कअप और प्रॉफिट कहलाएगी, जो ऊपर से पेमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रखा, 1 लाख के ऊपर जो है ना आपको 10,000 मिले आपको, वो भी मार्कअप है आपके लिए।
ठीक है, या आपने बैंक से बारो किए, फिर आपने 10,000 उसको पे किए एक्स्ट्रा, वो भी क्या है, मार्कअप है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो आपने बैंक से बारो किया, जैसे यहाँ पर 1 लाख मैंने किया, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, या आपने बैंक में डिपॉजिट किया। यहाँ सपोज करें आप बैंक को 1 लाख रुपए दे रहे हैं कि मेरा 1 लाख रख दें, मेरे को उसके ऊपर क्या दें, इंटरेस्ट दे दें, मार्कअप दे दें, उस अमाउंट को भी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। तो सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इट इज द अमाउंट विच वी बारो फ्रॉम आर डिपॉजिट इन द बैंक और अमाउंट यूज्ड, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या है, प्रॉफिट और मार्कअप रेट। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि 10% आपको क्या मिलेगा, मार्कअप मिलेगा। तो ये जो 10% है, दिस इज नोन एज मार्कअप रेट, और इसको हम प्रॉफिट रेट कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, इट इज द रेट एट विच बैंक गिव्स प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स और कलेक्ट मार्कअप फ्रॉम इट्स बारोवर्स। यानी ये वो रेट होता है जिस पे बैंक क्या करती है, कोई बंदा डिपॉजिट करता है तो उसको प्रॉफिट देती है, या कोई बारो करता है तो उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है उसके रेट को हम क्या कहते हैं, मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट। उसके बाद है पीरियड। तो पीरियड क्या है, लाजमी बात है, आप जो है वो किसी अमाउंट को बारो करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे, 2 इयर्स के लिए करेंगे, 3 इयर्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो इस जो पीरियड है, इसको टाइम को हम कहेंगे पीरियड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ। ठीक है, अब सिंपली जो हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट और मार्कअप का, वो बराबर होता है प्रॉफिट और मार्कअप इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। बस ये फार्मूला याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स इस पे होंगे। आपसे मार्कअप पूछे, यही फार्मूला, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछे, यही फार्मूला, प्रॉफिट और मार्कअप रेट पूछे, यही फार्मूला, टाइम पीरियड पूछे, यही फार्मूला। I is equal to PRT, where I the markup, where P the principal amount, R is the markup rate or profit rate, T is the time or period। ठीक है, अब यहां से अगर P पूछे तो आर टी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, दोनों वहां पर डिवाइड करेंगे। R पूछे तो P इंटू टी वहां पर डिवाइड करेंगे, T पूछे तो P इंटू आर वहां पर डिवाइड करेंगे। बस आइए इन पे प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला पहला प्रॉब्लम है कि अकबर बारोड आर एस 70,000। अब अकबर ने ये क्या किया, 70,000 बारो किए, तो इसका मतलब है ये उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वो अमाउंट होता है जो आप किसी बैंक से बारो करें या किसी बैंक में डिपॉजिट करें। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 7%, यानी इसका जो रेट है वो क्या है, 7% है। ठीक है, 7% के रेट के ऊपर। अब देखें, पर अनम का मतलब है कि पर ईयर, ये पर ईयर होता है रेट। ठीक है, फॉर 3 इयर्स, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो 3 इयर्स है, 3 साल के लिए ये लिए हैं कितने, 70,000 रुपीज। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप, यानी आपको मार्कअप फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, आई इज इक्वल टू पी आर इंटू टी। पी क्या है, 70,000, आर क्या है, 7%, तो परसेंट की वजह से हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, और टाइम क्या है, 3 है हमारे पास। तो ये देखें, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई करने के साथ 0 0, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई करें 0 0, 1 7 जा 7, 2 7 जा 14, यानी अकबर को 14,700 अमाउंट जो है वो मार्कअप के तौर पर बैंक को पे करना होगा। 14,700 रुपीज, ये हमारे पास मार्कअप है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं अकबर टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 70,000 जो उसने लिए प्लस में 14,700 जो उसके ऊपर मार्कअप था, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 84,700। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल अमाउंट क्या होगा, बैंक को अपने पैसे भी तो वापस करने होंगे ना, वो अमाउंट प्लस मार्कअप, इसको हम कहेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इस पे एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर अली, कि बताए मिस्टर अली ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन अ बिजनेस, यानी यहां पर पी पूछ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड होता है, डिपोजिटेड होता है, बारोड होता है। ही रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 27,000, यानी मार्कअप या प्रॉफिट 27,000 मिल रहा है इसको, एट अ रेट ऑफ, यानी जो आर है वो है हमारे पास 10% पर annum, मीन्स पर ईयर, फॉर 3 years, जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास है 3 years। तो सिंपली आई इज इक्वल टू पी आर टी, वही फार्मूला लगेगा। तो पी पूछ रहा है, पी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है, आर टी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, वहां पर डिवाइड करेगा। अब जो मार्कअप है हमारे पास, यहाँ प्रॉफिट है वो है 27,000 रुपीज, आर जो है वो 10% है, इंटू टाइम जो है वो हमारे पास 3 years है। तो जो पी है वो हमारे पास हो जाएगा 27,000 डिवाइड बाय 10 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट की वजह से तो आंसर आएगा 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 3 years। तो पॉइंट हटा के ऊपर लगाएंगे क्या, 0। अब 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम्स, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा आर एस 90,000 रुपीज, आर एस 90,000 रुपीज, यानी उसने जो इन्वेस्ट किया होगा 90,000 इन्वेस्ट किया होगा, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी 90,000 की इन्वेस्टमेंट पर अगर उसको 10% पर ईयर मिल रहा है, तो 3 years में उसको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 27,000 रुपीज होंगे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं ज़कात। ज़कात क्या है कि ज़कात हर साहिब निसाब के ऊपर फर्ज है। साहिब निसाब क्या होता है कि साहिब निसाब इज अ पर्सन हु possess वेल्थ इन एक्सेस, जिनकी छाव जिसको क्या हो, एक्सेस में, सेविंग्स में क्या हो, इनकम हो, ठीक है, वेल्थ हो। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो 7.5 तोला और 87.4 ग्राम गोल्ड हो, या 52.5 तोला और 612.32 ग्राम सिल्वर हो। उसके ऊपर, जैसे हम 40 गोड्स भी कहते हैं, 5 कैमल्स भी कहते हैं, उसके ऊपर जो एनुअल सेविंग्स है उसको इतनी वेल्थ के बराबर हो, तो उसके ऊपर 2.5% जो ज़कात है वो क्या है, फर्ज है। तो आप ज़कात का अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करें कि अगर मैं आपको कहूं कि किसी बंदे की एनुअल सेविंग्स है 8 लाख रुपीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात बताएं। ठीक है, सिंपल एक ने हमने एग्जांपल है, आप इसको 80 लाख रुपीज भी कह सकते हैं कि 80 लाख रुपीज इसकी इनकम है, उसकी ज़कात बताएं। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, 2.5% ऑफ 80 लाख रुपीज। तो 2.5% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 इंटू 80 लाख। तो दो जीरो में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, 4 0 हो गए, 8 5 = 40। ठीक है, 8 2 = 16, 16 प्लस 4 20। ठीक है, यानी वो जो ज़कात पे करेगा उसके ऊपर वो ज़कात पे करेगा कितनी, 2 लाख पे करेगा। ठीक है, यानी उसकी जो अमाउंट ऑफ ज़कात होगी 80 लाख रुपीज पे, वो क्या होगी, 2 लाख रुपीज ज़कात हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कास्ट प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो समझे पहले कास्ट प्राइस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अमाउंट विच इज पेड टू परचेज समथिंग, किसी चीज को परचेज करने से जो अमाउंट मिले उसको हम कहते हैं वो क्या है, कास्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है, अमाउंट रिसीव्ड टू सेल समथिंग, किसी चीज को भेजने से जो हमें अमाउंट रिसीव हो उसको हम कहेंगे वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखें, जो प्रॉफिट होता है उसमें कंडीशन होती है कि लाजमी ये सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो, या आप सिंपली कह सकते हो कि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो, कम हो। दोनों कंडीशन से सेम बात है।
लेकिन सपोज करें कि आपने जो है ना कास्ट प्राइस थी किसी सब्सटेंस की 100 रुपीज और आपने उसको सेल किया 120 रुपीज में, तो लाजमी बात है आपको प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज हुआ। तो कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करेंगे। तो जो प्रॉफिट है वो क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है। अब यहां पर जो है वो अगर आपसे परसेंट प्रॉफिट का पूछा जाए तो आप सिंपली कहेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। ये 100 क्यों? 100% की वजह से। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? परसेंट प्रॉफिट है। और सिंपली आप इसको कह सकते हो यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100। इस पे आगे चल के प्रॉब्लम करते हैं। अब है हमारे पास लॉस। तो लॉस क्या है? कि हमने किसी चीज को खरीदा और उससे कम कीमत में हमने उसको क्या किया? बेचा। यानी कास्ट जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे? सेलिंग प्राइस है। या आप कह सकते हो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कास्ट प्राइस। सपोज करें आपने किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदा और उसको सेल किया किसमें? 80 रुपीज में। तो आपको क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 20 रुपीज लॉस हो गया। तो ये लॉस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? लॉस हम फाइंड करेंगे कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो परसेंट लॉस की अगर बात करें तो परसेंट लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। ये परसेंट लॉस का फार्मूला है। आगे चल के हम इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। अब देखें, आपको एक बात याद रखनी है। आपको प्रॉफिट और लॉस तो इजीली समझ में आ गया। तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और लॉस में कास्ट प्राइस ज्यादा होगी। डिवाइड सिर्फ आपको करना है किसके साथ? कास्ट प्राइस के साथ। और परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। अब देखें, दूसरा है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन मेड ऑन लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है। यानी सपोज करें कि अगर मैं कह दूं कि किसी भी आइटम की कॉस्ट 100 रुपीज, आपको जो है ना वो शॉपकीपर ने कहा कि आप पे कर दें कितना? 70 रुपीज। 70 रुपीज पे कर दें। 100 रुपीज प्राइस थी, आपने उसको पे किया कितना? 70 रुपीज। तो 30 रुपीज का जो डिफरेंस आ गया, रिडक्शन आ गया, वो क्या है? वो हमारे पास हो गया डिस्काउंट। ठीक है। तो रिडक्शन मेड ऑन द लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। और हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहां पर कह दूं कि आप बताएं कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर 100 में से 70 लिए 30%, हम 30 रुपीज हो गया। तो 30 रुपीज 100 रुपीज के ऊपर हो गया डिस्काउंट, तो आप कहेंगे सर 30% डिस्काउंट हो गया। वैसे आप परसेंट डिस्काउंट का फार्मूला यहां पर याद कर लें कि परसेंट डिस्काउंट का फार्मूला होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये परसेंट डिस्काउंट का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। या लिस्ट प्राइस भी आप इसको कह सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि सक्सेसिव और चेन डिस्काउंट्स। सक्सेसिव और चेन डिस्काउंट का मतलब है किसी शॉपकीपर ने आपको X% डिस्काउंट किया, फिर Y% डिस्काउंट किया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपको कितना सिंगल डिस्काउंट मिला, सिंगल डिस्काउंट कितना मिला, तो आप कहेंगे कि X+Y% हमें डिस्काउंट मिला। लेकिन ये बात क्या है? गलत है। ठीक है। एक मिसाल समझते हैं। सपोज करें कि किसी भी आइटम की प्राइस थी 100 रुपीज। पहले आपको शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया, फिर शॉपकीपर ने आपको 20% डिस्काउंट दिया। पहले 10% दिया, उसके बाद क्या दिया? 20% डिस्काउंट दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो है वो 30% डिस्काउंट मिला। ये कहना गलत है। इसको समझते हैं।
100 रुपीज के ऊपर आपको जब 10% डिस्काउंट मिला तो 10% ऑफ 100 तो ये हो जाएगी 10। अगर 10% आपको डिस्काउंट मिल गया तो अब उसकी जो न्यू कीमत है, न्यू प्राइस है, वो क्या हो गई, 90 रुपीज हो गई। 100 में से 10 तो आपको डिस्काउंट मिल गया 10%। अब 90 रुपीज के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिला है, तो 90 का अगर 20% ऑफ 90 निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18। अब 90 में से आपको 80 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो 80 रुपीज डिस्काउंट हो गया तो जो न्यू प्राइस हो गई वो हो गई क्या, 72 रुपीज। ठीक है, यानी पहली प्राइस थी 100, अब हो गई 72 रुपीज। तो यानी टोटल जो आपको डिस्काउंट मिला वो तो मिला 28%। कितना मिलेगा, 28%। तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। इस किस्म के डिस्काउंट को हम कहते हैं सक्सेसिव और चेन डिस्काउंट्स। अगर कीमत बड़ी होगी ना तो ये धोखा होता है कि हमको 30% डिस्काउंट मिला, नहीं, रियल में आपको 28% डिस्काउंट मिला। ठीक है, सपोज करें कि एक आप जो है ना कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 1 करोड़ उसकी प्राइस है, यानी 10 मिलियन उसकी प्राइस है, तो उस पर तो बड़ा फर्क आ जाएगा ना। कि आपको अगर कोई कहे कि 30% सर आपको डिस्काउंट दिया है, फिर 40%, आप खुश होंगे कि हमें कितना मिल गया है, 70% डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन 70% डिस्काउंट नहीं मिला, उसमें टोटली 58% डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट्स आपको दो गिवन हो और आपसे कोई पूछे कि बताएं सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो उसका फार्मूला है, सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज। ये जो वैल्यू आएगा ये बराबर होगा सिंगल डिस्काउंट के। यहां पर ही समझते हैं कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि 10% आपको डिस्काउंट मिला है, फिर 20% डिस्काउंट मिला है, तो आप बताएं टोटल डिस्काउंट क्या होगा, यानी सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 28%, 30% नहीं कहेंगे। अब कैसे फाइन करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सपोज करें एक्स है और ये क्या है, वाई। तो एक्स मीन्स 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज हो गया ये। तो 2 0 में कैंसिल हो जाएंगे, 10 प्लस 20 30, 30 माइनस ये हो जाएंगे 2, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर क्या, 28%। ये हो जाएगा सिंगल डिस्काउंट। एक और प्रॉब्लम करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 30% डिस्काउंट है और 40% डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट इन दो, तो बताएं सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, 30 प्लस 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 30 और 40 70 माइनस 3 4 12, तो 70 में से 12 माइनस करेंगे तो 58% हमारे पास ये सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं इन पे। ठीक है, अब देखें, अ स्कूल बैग इज परचेस्ड फॉर RS 1800 रुपीज, यानी इसकी जो कास्ट प्राइस है वो क्या है, हमारे पास 1800 रुपीज है, परचेस किया है हमने। ठीक है, एंड सोल्ड आउट फॉर RS, यानी सेलिंग जो प्राइस है उसकी सेलिंग प्राइस है 1440 रुपीज। तो लाजमी बात है हमें लॉस हुआ, क्योंकि हमने 1800 में खरीदा और 1440 रुपीज में बेच दिया, तो लॉस ही हुआ। कह रहा है कि परसेंट लॉस बताएं, तो परसेंट लॉस क्या होगा, तो आप सिंपली कहेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला था। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 1800 माइनस 1440 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1800 में से 1440 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 में कैंसिल, 18 की टेबल 36 पे 2 टाइम्स, ये 0 बच जाएगा, तो 20% हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसी तरह अ मैन परचेज द बुक फॉर RS 400 रुपीज, यानी कास्ट प्राइस जो है वो 400 है, एंड सोल्ड आउट फॉर, और सेलिंग प्राइस है क्या, 600। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, यानी अब क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
इसको फार्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लेकिन यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया 200 प्रॉफिट हो गया। और अगर परसेंट प्रॉफिट पूछे तो आप कहेंगे प्रॉफिट मीन्स 200 माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, दो जीरो में कैंसिल। 4 की टेबल 100 पे 25 टाइम्स। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 50%। उसको फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ कितना 50%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ट्रेडर ने क्या कर दिया कि जितनी भी प्राइस थी ना कॉस्ट प्राइस की, उसको हटा के, उसको मिटा के उसने 30% उसकी प्राइस ज्यादा रख दी। एंड ही इफ ही अलाउज अ 20% डिस्काउंट टू कस्टमर, और कस्टमर को कह दिया कि ये प्राइस है, इसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट है। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट, इसकी परसेंट प्रॉफिट फाइंड करें। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करनी पड़ेगी उसकी कॉस्ट प्राइस, और सपोज जब भी करें तो 100 कंसिडर करें। 100 क्यों कंसिडर करेंगे उसका मैं आपको रीजन सिंपल बता देता हूं कि 100 का अगर आपसे कोई 20% कहेगा तो आप कहेंगे 20, 30% 30। सपोज करें उसकी प्राइस थी 100 रुपीज, उसने 30% ज्यादा लिख दिया। 30% 100 का क्या होगा 30 होगा, यानी उसने जो मार्क कर दिया वो क्या कर दिया 130। 100 को उसने हटा के लिख दिया कितना 130। अब कस्टमर आया, कस्टमर ने देखा 130 है, कस्टमर को उस शॉपकीपर ने, उस ट्रेडर ने कहा कि सर आपको 20% डिस्काउंट है। तो 130 का जब 20% निकालेंगे तो परसेंट की वजह से डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 26 रुपीज, यानी 26 रुपीज उसको डिस्काउंट दिया किसके ऊपर 130 के ऊपर। तो 130 में से 26 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 104 रुपीज, परसेंटेज नहीं रुपीज 104। अब देखें उसकी जो पहली प्राइस थी वो क्या थी 100 रुपीज थी। अब शॉपकीपर ने उसको पे किया कितना 104, यानी 4 रुपीज ज्यादा पे किया। तो 4 रुपीज ज्यादा पे किया किसके ऊपर 100 के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितना 4%, 4% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखें एक और प्रॉब्लम है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। तो आपके पास एक्स है 20%, वाई है 30%। तो आप सिंगल डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज। ये मैंने फार्मूला अभी पढ़ाया आपको। तो बताइए क्या है 20 प्लस 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। 0 0 में कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 20 प्लस 30 50 माइनस 2 3 6, 50 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 44, यानी उसका जो सिंगल डिस्काउंट हो गया वो क्या है 44 परसेंटेज है, यानी ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखें आज का ये था लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर होगा यहाँ पर फिनेंशियल अर्थमेटिक एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया है तो यहाँ पर हम ये टिक कर देते हैं कि ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर कंप्लीटेड है ऑलरेडी, मैं लिंक पहले कमेंट में दे देता हूँ। प्राइम एंड कंपोज नंबर कंप्लीट है, अब ये कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेशन कंप्लीट है, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी कंप्लीट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है, सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट है। यानी हम अगर देखें तो 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम रेशियो, रेट, परसेंटेज और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।